बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अपने कोर्स का एक जो नेक्स्ट पोर्शन है, नया सब्जेक्ट है फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस पर बात करने जा रहे हैं। और ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ जो फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की या जो बाकी पोर्शंस हैं वो आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com उस पर अवेलेबल हो सकते हैं। मज़ीद भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट जिस तरीके से हमने लेके चलना है, थोड़ा सा उसके बारे में हमने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। कोर्स के साथ साथ जो हमारे पास कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, हर दूसरे फील्ड के अंदर फिनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है। क्योंकि जब भी आप एक लीडरशिप के रोल, डेफिनेटली जिस लेवल पे अब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अबव दैन मास्टर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट या एमएस किया होगा, तो इस लेवल पे आप पढ़ रहे होंगे। तो लेटर ऑन जब भी आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट लेवल की असाइनमेंट दी जाएगी, ज़िम्मेदारी दी जाएगी, आपने लीड करना होगा, लीडरशिप रोल आपको दिया जाएगा। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर इसकी एज अ सब्जेक्ट हम बात करें तो बात करते हैं बात के सब्जेक्ट के तौर पे हमने कैसे इसको लेके चलना है। एज अ स्टूडेंट आपने इस सब्जेक्ट को अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए कि अगर आपका बिज़नेस का, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हम रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट पे जब फोकस करेंगे तो सिंपल तरीके से हम चीज़ों को इस तरीके से आपको समझाएंगे कि आप डे टू डे लाइफ में दी गई एग्जांपल्स या घर के मामलात को हम कैसे संभालते हैं, उसी को रिजेम्बलेंस देनी है आपने कंपनी के साथ, आपने किसी गवर्नमेंट के इदारे के साथ। तब जाके आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट, जब आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बात ये है, शर्त ये है कि डेली बेसिस पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और अडॉप्ट करें, अप्लाई करें अपने बैकग्राउंड में किसी एग्जाम्पल के साथ जो आपको दी जाए, या कोई आप अपने साथ उसको रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। और डेली बेसिस पे इस सब्जेक्ट को आपने बहुत ज़्यादा नहीं ले इनटेक करना अगर आपका मैनेजमेंट और कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। थोड़ा थोड़ा 1 बाय 1 लेक्चर, एक लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुने, समझें और उसके बाद नेक्स्ट को मूव करें, तो आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। जिनका बैकग्राउंड मैनेजमेंट साइंसेज का है उनको तो डेफिनेटली ये इतना प्रॉब्लम नहीं लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है, यहाँ से अगर आपका पोर्शन है और आपका बैकग्राउंड भी इस सब्जेक्ट के रेलेवेंट ना हो तो फिर आप इसमें सीरियस लेंगे, क्योंकि ये डिजिटल फिगर्स, फिर एग्जांपल्स, या फिर आगे न्यूमेरिकल, या आगे फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट की उसकी फॉर्मेट वगैरह कुछ चीज़ों को लेके चलना है। कई सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग को हम एलाबोरेट करके आपके लिए आसान करके पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, यानी कि एक सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको देखें तो ये क्या है, 2 पोर्शंस हैं, इसके 2 वर्ड्स हैं, फिनेंशियल और मैनेजमेंट। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं जहाँ पे भी लीडरशिप का रोल आता है, फाइनेंस की हम बात करें तो ये है रुपया, पैसा, फंड्स, कैपिटल, इसको जो भी नाम देते हैं। और मैनेज करने का मतलब है कि जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपको रिक्वायर्ड है, इसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए था या जहाँ पे आपके लिए ज़्यादा उसमें फ़ायदा मौजूद था। तो जब फाइनेंस को ऐसी जगह पे खर्च करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लोन लेंगे, तो तब आप कहते हैं कि फाइनेंशियली आप उसको मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्स को, किसको, पैसे को। पैसा, अब देखें, अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल खड़ा है और वो पर्सन हो सकता है कि उसके पास 10 लाख रुपए आज हों, सही है, 10 लाख रुपए उसके पास हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, 20 लाख रिक्वायर्ड है, ठीक है, 20 लाख रिक्वायर्ड है, 10 लाख मौजूद है। अब जो 10 लाख की डेफिशिएंसी है, कमी है, वो कहाँ से लेगा और इसको फाइनली इन्वेस्ट कहाँ करेगा, लगाएगा कहाँ पे। लेट्स सपोज ये 10 लाख उसका अपना था, अगर इसको बैंक में रख देता तो बैंक ऑन एवरेज 10% अगर उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा था, तो इट्स मीन यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा वो अर्न कर रहा था, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज उसने ये इन्वेस्ट बैंक में नहीं किया, उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे उसको बिज़नेस जो है कम अज़ कम 15%, 10% से तो ऊपर
उसको प्रॉफिट दे, रिटर्न दे, तब तो मज़ा आएगा, तब तो उसको फ़ायदा है, तब तो उसने फाइनेंस को मैनेज किया। अगर यहाँ से उसने बैंक से लोन लिया था और बैंक उसको चार्ज कर रहा है 15% इंटरेस्ट ऑन द डेट, तो इसको कम से कम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे एटलीस्ट 16% या इससे ऊपर उसको रिटर्न मिल रहा हो। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आपके माइंड में बिजनेस का कोई आइडिया आया, तो जो आपके पास पैसा मौजूद है उसको आपने लगाना है, इस हिसाब से लगाना है कि वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे, ज़्यादा रिटर्न दे, ज़्यादा इंटरेस्ट दे। और जो लोन आप लेते हैं किसी बैंक वगैरह से, उसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे जो आपको कीमत पे करना पड़ेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट की शक्ल में, कम से कम उसके ऊपर प्रॉफिट जो आप अर्न करें वो उससे तो ज़्यादा हो। अब 15% से आपको पे करना है उसकी ऊपर कीमत इंटरेस्ट की शक्ल में, तो कम से कम 30% पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 45% पे भी कर सकते हैं, और 16% तो एटलीस्ट है ही। अगर आप 10% पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, क्योंकि आप नुकसान में कर रहे हैं। यहाँ से रिटर्न लेते हैं, फिर अपनी जेब से निकाल के बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं जो आपने बैंक से लिया। तो बेहतर था इसे लेते ही ना, आपके ऊपर अपनी जेब से जो निकल रहा है पैसा वो लगता ही ना। ये होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आपको किस तरीके से चीज़ों को इवेल्युएट करके बिजनेस को लेके चलना है। सो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अब आपकी होगी। अब लाइन टू लाइन हम लेके चीज़ों को चलेंगे, बड़े धीमे अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका बुनियादी जो कंसेप्ट है वो किसी हद तक अब आपको समझ गया होगा। व्हाट इट इज़, ये है क्या। द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एम्बेडेड इनटू इंटरप्रिटेशन ऑफ टू टर्म्स। इसके अंदर दो टर्म्स हैं, फाइनेंस है और मैनेजमेंट है। अच्छा, फाइनेंस का मतलब क्या लेते हैं, फाइनेंस से मुतालिक अब देखते हैं कि फाइनेंस, लेकिन जब हम बिजनेस के एज ए सब्जेक्ट अपनी लाइफ में लेके चलते हैं तो इससे क्या क्या मुराद हम ले सकते हैं। फाइनेंस एक ब्रॉडर कैटेगरी है। फर्दर ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करेगा। फाइनेंस बेसिकली रेफर्स टू मनी, दो इट टेक्स डिफरेंट नेम्स लाइक कैश, कैश को भी फाइनेंस कहेंगे, फंड्स को भी कैश फाइनेंस कहेंगे, कैपिटल को भी फाइनेंस कहेंगे, एटसेट्रा, इन डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट इम्प्लीकेशन। यानी कि अब हम कैश इसको कब कहेंगे, फंड्स कब कहेंगे, कैपिटल कब कहेंगे, तो जब हम फाइनेंस के एक काम करने वाले मैनेजर के तौर पे लेके चलते हैं तो तब हमें ये समझ आता है किस सिचुएशन में हमने कैश का वर्ड यूज़ करना है, किस सिचुएशन में फंड्स का हमने यूज़ करना है वर्ड, और किस सिचुएशन में हमने इसको कैपिटल का नाम देना है। इन अ ब्रॉडर सेंस फाइनेंस एनविसेज नॉट ओनली मनी बट ऑल एसेट्स। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ मनी नहीं है। फाइनेंस की हम बात करें तो इससे मुराद एसेट्स भी हम लेंगे, विच मनी इज़ कन्वर्टेड टू, यानी कि हमारे पास पैसा था यहाँ पे हमारे पास, और इसको हमने इन्वेस्ट किया और मशीन ले ली, हमने लैंड ले ली, हमने बिल्डिंग बना दी, तो ये भी हमारे पास पैसे को हमने इन चीज़ों में बदला, तो ये भी हमारे पास फाइनेंस की शक्ल है। अब जब हम इनको पैसे की शक्ल में करेंगे तो हम इनको बेच सकते हैं। अगेन हम अपने मनी किसी भी फॉर्म में, डॉलर्स में, रुपीज़ में ले सकते हैं। विच मनी इज़ कन्वर्टेड टू, यानी कि पैसे को हमने किस में, एसेट्स में कन्वर्ट किया। एंड लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ, वाजिबुल अदा। लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको कैश देना पड़ता है, मनी देना पड़ता है, एसेट्स देने पड़ते हैं, तब जाके ये हमारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म होती है। तो लाइबिलिटीज़ भी जब ख़त्म होती है तो उसके लिए पैसा हमें चाहिए, विच आर सपोज टू बी मेट विद मनी। अच्छा, द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जब हमने फाइनेंस की बात कर ली, मैनेज करना अच्छे तरीके से कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अर्न करते हैं, तो जब दोनों वर्ड्स को इकट्ठा मिलाया जाता है तो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनती है। तो इसकी शक्ल क्या क्या होती है, फाइनेंस को हमने मैनेज कैसे करना होता है। मैनेज इसलिए करना होता है जो हमारे पास पैसा मौजूद है उसको हमने फ़ायदे वाली जगह पे इन्वेस्ट करना है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, जहाँ से हम अपना पैसा उठा के डाल सकते हैं।
जहाँ पे उस पैसे लगाने में कमी है, डेफिशिएंसी है और ज़रूरत है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं? अपने दोस्त से ले सकते हैं, अपने वालिद से ले सकते हैं, अपने हमसाये से ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, किसी कंपनी से ले सकते हैं। कहाँ से हमें वो फ़ायदा देगा, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे पास फंड्स की किस तरह से उसको हमने मैनेज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दी सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ, कैसे कि हमने पैसा मौजूद करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी, यानी प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या? खरीदना। तो क्या खरीदना? पैसा। पैसा अब कैसे खरीदा जाता है? अब बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको पैसा देता है, उसके बदले में वो आपको अगर 10 लाख दे रहा है तो आपसे वो डिमांड करेगा विद इंटरेस्ट 1 साल में 12 लाख। सो पैसा आपने 10 लाख आज खरीदा 12 लाख में, तो ये होती है प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी। दूसरे नंबर पे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोक्योर्ड मनी, यानी कि उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? बैंक से तो आप लेके आ गए, अब उसको लगाएंगे कहाँ पे? ज़मीन खरीदेंगे, गाड़ी लेंगे, प्लाट लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। क्या? कन्वर्जन ऑफ मनी इनटू एसेट्स एंड मेकिंग एक्सपेंसेस टू जनरेट इनकम। उनके एसेट्स खरीदने हैं, फर्दर स्टेशनरी छोटे मोटे खर्चे लगाने हैं और उसको फर्दर आपने इनकम जनरेट करनी है, वहाँ से कारोबार उसके ऊपर खड़ा करना है उसकी बेसिस पे। अब ये भी आपने कर लिया। एंश्योरिंग प्री डिटरमिन्ड टारगेटेड मिनिमम रिटर्न्स ऑन सच इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस, कि ये जो पैसा आप लेके कहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने बैंक को फर्ज किया, कहा था मैं 15% आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, तो आपने मिनिमम रिटर्न कहाँ पे टारगेट किया है? क्या आपको 20%, 16% से ऊपर कहीं पे वो प्रॉफिट देगा, रिटर्न देगा, तब जाके आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इंश्योर करना है कि प्री डिटरमिन्ड आपको क्या एक्सपेक्टेड है। जहाँ पे आप 20 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आपको कितना वो फ़ायदा देगा? क्या जितना बैंक को आपने लोन लेके इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा उसमें आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है? आ रहा है तो लगा दें, नहीं आ रहा तो बैंक से लें ना लोन। ये होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे फर्दर एलोकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रिटर्न्स ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किए थे पैसे, उससे जो आपको पैसा मिल रहा है रिटर्न, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है? क्या क्या शक्लें हो सकती हैं? टू रिटेन पार्ट ऑफ द एक्सेस इन द बिजनेस, के पैसे को बिजनेस के अंदर और लगा दें, यानी कि 30% आपको रिटर्न मिला, 15% उसके ऊपर डेट आपने पे कर दिया, 15% रिमेनिंग जो है उसको या तो कहीं और ज़रूरत नहीं है तो बैंक बिजनेस के अंदर ही लगा दें और चीज़ें उसके अंदर डाल दें, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द रेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अगर कहीं उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं है तो ऑनर्स जो हैं, जो जिन्होंने पैसा उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनको उसके ऊपर प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड की शक्ल में पे कर दें। यानी कि जो पैसा आपने लगाया और उसके ऊपर फ़ायदा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसको दो तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक तो जो आपने बैंक को उसके ऊपर खर्च देना है इंटरेस्ट की शक्ल में, वो दे दें। रिमेनिंग जो है, अगर आप के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको इन्वेस्ट कर दें। अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो बेहतर है कि जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाले हैं उनको नफ़े के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे, रिटर्न की शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में उनको पे कर दें। तो ये होता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कैसे आपने डिसीजंस करने हैं, यही होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम इसको फिगर के हिसाब से शो करें, एक इंडिविजुअल टीम है, एक बंदा है, 2 बंदे हैं, जितने भी हैं वो उनको हम नाम देंगे इन्वेस्टर्स। वो अब पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस के अंदर। अब 2 शक्लें हैं उनके पास मौजूद पैसे की, जो वो अपनी जेब से लगाएंगे उसको हम कहेंगे इक्विटी, और जो उनके पास मौजूद नहीं था, लोन लिया, उसको कहेंगे हम डेट। दोनों को मिला के ये बन गया हमारे पास पैसा। इसको हमने कहाँ पे लगाया? किसी बिजनेस के अंदर। अब जब बिजनेस के अंदर हमने लगाया तो किसे कैसे लगा सकते हैं आप? इससे तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स खरीदें, मशीनरी खरीदें, बिल्डिंग प्लाट खरीदें, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएं, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे हैं करंट एसेट्स, आप स्टेशनरी और कुछ ऐसे जो सालाना खर्चे रिपीट हो रहे हैं बिल की शक्ल में, गाड़ियों की जो फ्यूलिंग वगैरह की शक्ल में, उनके ऊपर लगाएंगे। फर्दर क्या है? रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे खर्चे बार बार आपके होते रहते हैं, जो आपने डेली वेजेस वगैरह पे करनी है, इस तरह के खर्चे। तो ये जो आपके पास बिजनेस खड़ा किया, उसके अंदर जो खर्चे होंगे, या तो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, या करंट एसेट्स होंगे, या रेकरिंग एक्सपेंसेस की शक्ल में आपको पैसा दरकार होगा जो बिजनेस लगाएगा। और उसके जवाब में क्या होगा? एक्सेस रिटर्न, उसके ऊपर प्रॉफिट आना शुरू होगा। जब आप चीज़ कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, तो जो ज़्यादा कीमत से आप उसको सेल करते हैं वो आपका प्रॉफिट होगा, वो रिटर्न की शक्ल में होगा। या तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे या फिर उससे एसेट्स के जो एक्सपेंसेस की शक्ल में वो फर्दर जो है रिटर्न पे कर देंगे इन्वेस्टर्स को जो पैसा लगाने वाले हैं। तो ये डिसीजंस आपने करने थे। अगर बिजनेस के अंदर ही लगाना है, जाएगा ये किसके पास? इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर की अब मर्जी है
कि वो उसको रिटर्न अगेन इन्वेस्ट कर देता है उस बिज़नेस के अंदर, या फिर अपने रिटर्न की शक्ल में कहीं और दो उसके पास अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो वो लगा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने इवेलुएट करनी है। बेसिकली ये मोटे मोटे बहुत सारे आप सारे चीज़ें ऑब्जॉर्व करते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं। कई सारे क्वेश्चन इसी में से जन्म लेंगे। यही जो हम बातें कर रहे हैं इसी में से हमने फर्दर इवेलुएट करना होगा डिजिटल फॉर्म में, यानी कि न्यूमेरिकल की शक्ल में, तब जाके आपको और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक अब भी है ये आप समझेंगे। अच्छा, 4 डिसीजंस हैं क्वाड पोर्ट जिसको हम कहते हैं आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। रिस्क एंड रिटर्न डिसीजन, रिस्क एंड रिटर्न का डिसीजन की एक मैं छोटी सी आपको बात बता दूं कि अगर रिस्क ये होता है, अगर 1 लाख आप एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट बैंक में रखते हैं, बैंक में आपने रखा, बैंक कंफर्म है कि वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, वो कहता है मैं 10% पे करूँगा। एक कंपनी है नई नई इस्टेब्लिश हुई, वो कहता है यार 1 लाख मुझे दोगे तो मैं आपको 12% इंटरेस्ट पे करूँगा। अब लेकिन यहाँ पे बैंक का कंफर्म था कि वो आपको 10% पे करेगा, लेकिन नई कंपनी है, उसका डर है कि कहीं वो भाग ना जाए, बैंक करप्ट ना हो जाए, लेकिन वो रिटर्न ज़्यादा दे रही। एक और कंपनी थी, एक इंडिविजुअल था, उसने कहा यार ये मुझे 1 लाख दो तो मैं आपको 15% दूंगा। यहाँ पे अगेन रिस्क बढ़ता है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा, जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं, पैसा किसी को देते हैं, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। कई लोग ऐसे मार्केट में भी आपको कहानियाँ सुनी होंगी जो कहते हैं पैसे को हम डबल करके देते हैं, डबल शाह। 1 लाख दोगे, 2 लाख हम आपको वापस करेंगे। तो ये 100% उसके ऊपर क्या है, आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर रिस्क भी उतना ही है। तो आपने कितना रिस्क लेना है और कितना रिटर्न मेंटेन करना है। रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी कि रिटर्न आप उस पर ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ में उसका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। आपने बैलेंस करना होगा कि आपने पैसे को कितना रिस्क पे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो बैलेंस कहाँ पे आपका मेंटेन होता है, ये भी डिसीजन आपने करना है। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस, फाइनेंस के डिसीजन कि आपने पैसा नहीं जो मौजूद वो कहाँ से लेके आना है, लिक्विडिटी डिसीजन कि आपने बिजनेस के कितने एसेट्स खरीदने हैं, कितना कैश अपने पास मेंटेन रखना है। डिविडेंड डिसीजंस कि आपने जो पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर, चीज़ें आपने सेल की, आपको जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ उसका कितना बैंक को आपने डेट और इंटरेस्ट की शक्ल में पे करना है, कितना जो आपके पास प्रॉफिट है उसको रिटेन करना है, कितना उसमें से जो रिमेनिंग है वो बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वालों को डिविडेंड की शक्ल में वापस पे करना है। ये डिविडेंड डिसीजन, ये मेन डिसीजंस होते हैं जो हमने करने होते हैं कि पैसे को लगाना कहाँ से है, कहाँ पे है, और जो हमारे पास ज़रूरत है पैसे की मौजूद नहीं, वो कहाँ से उठाना है, लेके आना है उधार की शक्ल में। और बिजनेस के अंदर हमने कितने एसेट्स लेके आने हैं। एसेट्स लेने की भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करो या यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो कौन सी जगह पे हम लगाएंगे और कैश अपना कितना मेंटेन करेंगे। और डिविडेंड डिसीजन ये कि जो प्रॉफिट आपकी कंपनी अर्न करती है, बिजनेस अर्न करती है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है, ये की रोल होते हैं। अब अगर हम इसको बैलेंसिंग एक्ट कैसे कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड कि आपके पास 20 लाख बिजनेस के प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, उसमें से इन्वेस्ट कितना करना है। फाइनेंसिंग का डिसीजन करना है कि आपके पास सोर्सिंग ऑफ मनी कि पैसा जो बिजनेस को चाहिए, आप किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, तो आपके पास अपना पैसा कितना है जिसको हम इक्विटी कहेंगे, और दूसरों से लोन बैंक वगैरह से कैसे ले सकते हैं, वो कैसे, इन दोनों के दरमियान भी आप बैलेंस रखेंगे। सारे का सारा पैसा अपना नहीं डालना, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको जो है वो कास्ट की तनाजुर में देखना होता है। लोन के ऊपर जो होता है, यानी कि जो लोन है उसके ऊपर सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ऑनरशिप राइट नहीं देना पड़ते, जबकि ऑन मनी जो इक्विटी है वो जो भी खरीदने वाले होते हैं शेयर होल्डर, उनको ऑनर्स इक्विटी देनी होती है। ये भी बैलेंसिंग आपने रखना होता है। लिक्विडिटी डिसीजन होता है कि आपने पैसे को कितना एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और लिक्विड कैश बैलेंस वगैरह कितना मेंटेन करना है। इसके अलावा रिस्क का डिसीजन आपने ये करना है कि पैसा तो रिटर्न तो आपको बहुत मिलेगा जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, क्या आपको उतना रिस्क लेना चाहिए, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमाइज कितना रिटर्न कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज कितना कर सकते हैं, आपने ऐसी जगह पे लगाना है जहां से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड का डिसीजन है कि आपने डिविडेंड की शक्ल में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना पैसा पे करना है, और
रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स के बिजनेस के अंदर कितना पैसा आपने रिटेन करना है, इसको हम मुख्तलिफ पे आउट रिटेंशन बैलेंस कहते हैं। ये जो रिस्क एंड रिटर्न वाला है इसको रिस्क रिटर्न बैलेंस कहते हैं। और जो लिक्विडिटी के डिसीजंस होते हैं वो लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजंस होते हैं या बैलेंस कहते हैं उसको। और डेट इक्विटी बैलेंस जो होता है कि आपने कितना डेट रेज करना है और कितना आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, इसको हम डेट इक्विटी बैलेंस कहते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। हम इसके अंदर क्या क्या कुछ करते हैं, क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स रिवॉल्व अराउंड टू की कंसेप्ट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं जो आपने एप्लीकेशंस करनी है वो दो ब्रॉडर व्यू में चीज़ों को देखना है। वो क्या क्या है, द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि पैसा आ कैसे जा रहा है, आ कहाँ कहाँ से रहा है, कितना आ रहा है, जा कहाँ पे रहा है। यानी कि आउटफ्लो जो है, आपके पास जो पैसा मौजूद है कहाँ पे आप लगा रहे हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब भी कभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा अपनी जेब से निकाल के उनको देंगे और वो अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। एंड कैश इनफ्लो उसकी शक्ल में क्या होता है कि पैसा आपके पास आता है, उसको उल्टा हो जाता है। यानी कि आउटफ्लो में क्या होता है कि पैसा आपके पास से जाता है, कैश को बाहर देना होता है अपनी पॉकेट से निकाल के। जबकि इनफ्लो में क्या होता है, चीज़ें आप देते हैं और पैसा आपके पास आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आज अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो पैसा 1 लाख की जो चीज़ आ रही है तो हो सकता है 5 साल में वो 1 लाख की चीज़ ना आए। आज जो आपके 1 लाख की कदर है वो 5 साल के बाद कदर नहीं होगी। इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का अगर ओवरऑल हम कहें कि इसका मकसद क्या है, गोल क्या है, हम क्यों ये सीखते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो इन्वेस्टर्स की जो उम्मीद होती है कि हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो किस तरह हो सकती है, या तो पैसे इन्वेस्टेड जो है उसके ऊपर रिटर्न दें डिविडेंड की शक्ल में, या फिर जो उसने शेयर खरीदे हुए हैं, आज एक शेयर 100 का है, 5 साल के बाद वो 500 का हो जाएगा, तो उससे भी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती है, उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। दो शक्लें इसकी होती हैं। तो ये इसका मेन गोल होता है, यानी कि द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू एनरिच द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं और उनका हिस्सा हो जाता है उस बिजनेस के अंदर, उसको कहते हैं शेयर होल्डर। बाय मैक्सिमाइजिंग देयर वेल्थ, शेयर होल्डर वेल्थ मीन्स रिटर्न्स टू शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर को रिटर्न। द ओनर्स ऑफ द बिजनेस रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स कैन बी इन दो शक्लों में हो सकता है, रैकरिंग फॉर्म यानी कि डिविडेंड की शक्ल में उसको प्रॉफिट मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शेयर आज उसने 100 रुपये का ख़रीदा था वो 5 साल के बाद 500 का हो जाएगा। तो ये उसका क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। जो 100 का कैपिटल उसने लगाया था वो बढ़ के 500 तक पहुंच चुका है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसमें शामिल होती है। अगर हम एज अ सब्जेक्ट करें, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट बाकी आते हैं जो रोल अदा करते हैं। साइकोलॉजी का माइंड में होना ज़रूरी है, वो भी रोल अदा करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स ये रोल अदा करती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ये सारे मिलजुल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना रोल अदा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो बैकग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन डोंट वरी, अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो भी आपकी नेचर के अंदर, आपकी फितरत के अंदर ये चीज़ें एलिमेंट शामिल होते हैं। ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से आप अप्लाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं होता तो आपको शऊर नहीं होता कि आप इस सब्जेक्ट में कितना जानते हैं। जब कहीं उस सब्जेक्ट पर बात चलती है तो आप समझते हैं कि हाँ ये ऐसा तो हम करते हैं, ऐसा तो हम समझते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कभी नहीं की होती। तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लेके चलेंगे। आज के सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।